करेंगे वो 17 जुलाई 2020 को आया था। और इसी के साथ, इसी एडिटोरियल के साथ हम लोग अब एडिटोरियल का पैरेलल हो गए, यानी कि अब जो एडिटोरियल चलेगा वो आपको पढ़ाया जाएगा, अब पुराना कोई भी नहीं पढ़ाया जाएगा आपका एडिटोरियल। ठीक है, बहुत खुशी का बात है। यदि हम लोग आज अचीव कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ा हम लोग के लिए अचीवमेंट होगा। ठीक है, इसमें हम लोग 3 टॉपिक पढ़ेंगे। सन चाइना, सन चाइना मतलब अवॉइड चाइना। ठीक है, इसका मतलब है कि चाइना को अवॉइड करना, यूएई को अपनाना, एम्ब्रेस करना मतलब अपनाना, और मंत्र फॉर, यही मंत्र है इंडिया के लिए। तो तुमको तो बता दिया, हेडलाइंस ही बता दिया किसके अंदर क्या मिलने वाला है। ठीक है ना। वी आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग ईरान, हम लोग लगभग ईरान खोने को है। क्यों ऐसा है तो अश्वाघात अग्रीमेंट देखेंगे, पुराना उसका हिस्ट्री देखेंगे, बहुत बात है इसके अंदर। एक तुमको स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज। इसमें पर्शियन गल्फ सीखने को मिलेगा, सेंट्रल एशिया का तुर्कमेनिस्तान सीखने को मिलेगा, जो कि नहीं दिया गया उसमें। ये हम 2000 पहले का एडिटोरियल से तुमको बताएंगे, ताकि तुमको एक कम्प्रहेंसिव आइडियाज़ मिले। जैसे कल हम लोग बात किए थे किस पे, अरेबियन पेनिनसुला पे बात किए थे लास्ट में। फिजिकल डिसेबिलिटी जिस पे बात हो चुका है। फिजिकल डिसेबिलिटी क्या है, कोई भी तबका का आदमी, कोई भी, चाहे मिडिल क्लास हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी डिसेबल्ड हो सकता है। यदि ये डिसेबल्ड है तो आप इसको इकोनॉमिक ढंग से नहीं तोल सकते। पैसा है मगर शरीर काम नहीं दे रहा है तो क्या है, कुछ नहीं है। तो ऐसा आदमी नहीं पढ़ भी पाता है ना। अमीर घर का है वो पढ़ नहीं पा रहा है, क्यों, डिसेबल्ड है। तो उसके लिए भी कुछ स्कीम होना चाहिए। जैसे कि इंस्टीट्यूशन में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में अलग अलग कट ऑफ मार्क्स होता है SC/ST के लिए, है कि नहीं है। SC/ST के लिए छूट है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, SC/ST को छूट देना बहुत ज़रूरी है, कोई इस चीज़ को नेगेटिव नहीं ले। ठीक है ना। मैं इसका जो पोलिटिसाइज होता है उसको, उसका दिक्कत है हमको। इससे जो पोलिटिसाइजन होता है, क्यों, क्या कि वोट बैंक पॉलिटिक्स पे सिमट जाता है ना ये चीज़, वो नहीं होना चाहिए था। बाबा अम्बेडकर सोच के दिए हैं तो कुछ सोची के दिए होंगे ना। जो इनजस्टिस, इसमें भी लिखा गया होगा, या फिर तुम सोच लो कि जो इनजस्टिस हुआ है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स भी है यहाँ पे बाबू। ठीक है ना। तो केवल SC/ST पे मत करना, इतना ही नहीं जी, OBC भी होता है, अदर बैकवर्ड क्लास भी होता है। तो कोई ऐसी अपने, कोई ऐसी हो या नहीं भी हो, तो दिमाग में ये नहीं सोचना कि SC का बात हो रहा है तो हम डिमोटिवेट, नो, OBC भी है आपके साथ साथ कंधा में मिलाने के लिए। अब बाबू हकीकत में जनरल का और बुरा हाल है। ठीक है ना, पॉपुलेशन ज़्यादा है, सीट कम है, समझे ना। तो यही कारण है कि बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, उसमें मैं भी एक हूँ। फिजिकल डिसेबिलिटी देखो अकिन टू, मगर हम विरोध नहीं करते रिजर्वेशन का, फिर भी जरूरी है वो भी, गलत फायदा उठाता, जैसे टीना ला भी हो गई। हाँ, पता नहीं ये कैसे हो जाता है, हम लोगों को समझ में नहीं आता। बना चाहिए क्या तुमको? नहीं करवा देंगे, सच बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। अकिन टू सोशल बैकवर्डनेस, समझे ना, सोशल बैकवर्डनेस के बराबर माना जा रहा है उसको, यानी कि SC/ST के बराबर माना जा रहा है। समझे, ये 3 चीज़ हम लोग करेंगे। देखो न्यूज़ आर्टिकल फॉर रेफरेंस। ठीक है, तो क्या है, 2 एडिटोरियल का समावेश है तुम्हारा, सन चाइना वाला जो है। ठीक है, तो इसमें क्या है, द टाइम्स ऑफ इंडिया 16 जुलाई को 2020 को आया था, और हिंदू में उसी दिन आया था। फटाफट खोल लेना है। 19 इफेक्ट ऑफ पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट एंड इंडियन डायस्पोरा। पता है सिविल सर्विस कैसे पूछता है, सिलेबस से पूछ लेगा, कैसे देखो पूछा है, इंडियन डायस्पोरा का कितना बड़ा रोल होगा इंडिया को इकोनॉमिक ग्रोथ देने के लिए, डायरेक्ट पूछ लिया, डायरेक्ट सिलेबस से पूछ लिया। कोई बुक में नहीं है, दुनिया कोई किताब में नहीं है। कौन नहीं समझ में आया? डायस्पोरा मतलब इंडिया का जो बाहर नॉन रेसिडेंट्स लोग रह रहे हैं, इंडियन NRI, OCI को मर्ज कर दिया गया NRI। पहले ओवरसीज सिटीजन भी होते थे, उसको मोदी जी के उसमें याद है, तो पता है, क्लब करके एक बना दिया गया है। ठीक है, तो इंडियन डायस्पोरा समझ गए, जो इंडियन बाहर है, जैसे कमला हैरिस जो भी वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं, क्या वो NRI है? कह सकती है अपने आप को, इंडियन रूट है, उसकी माँ साउथ से। अभी बाबू वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगी यदि चुनाव जीत गई तो, यानी कि कोई इंडियन को कमांड करेगा वो US को, बड़ी बात है। और UK में तो इंडिया का है ही, कनाडा में तो है ही इंडिया का। तो इंडिया पॉलिटिकल सिस्टम पूरा वर्ल्ड में चला रहा है इंडिया। मॉरिशियस में पता है तुमको,
मॉरिशियस में भोजपुरी भाषा भी चलता है, वहाँ का एक लैंग्वेज है। क्यों? बिहारी लोग गया था वहाँ पे, क्यों? वही उस समय का बात है, काम नहीं है, मजदूर लोग जाता है ना महाराष्ट्र, मॉरिशियस चला गया। शिव नारायण चंद्रपुर जानते हो, बहुत बड़ा क्रिकेटर, वेस्ट इंडीज़ का प्लेयर, राम नरेश सरवान, वेस्ट इंडीज़ प्लेयर। कौन है? सब इंडियन है जो वेस्ट इंडीज़ में बस गए थे, जब लेबर, उसके पिता लेबर थे, वो चले गए, बस गए, और वहाँ के इकोनॉमिक ग्रोथ दे रहे हैं। मिल गया उनको, समझे बात को? तो इंडियंस को कम मत आको बाबू, पूरा वर्ल्ड का अर्थव्यवस्था दे रहा है। हाँ है तो बहुत सारे हमारे न्यूजीलैंड में क्या पटेल जी है ना, तुम क्रिकेट देखते हो तो तुमको पता होना चाहिए। इंग्लैंड में तो पूरा भरा हुआ, नासिर हुसैन क्या इंडियन था, नासिर कैप्टन तक पहुंचा है इंग्लैंड का, है ना। पाकिस्तान में भी दानिश कनेरिया था, उसके ऊपर विवाद अभी भी चल रहा है, उसको हर समय दबाया जा रहा है दानिश कनेरिया को, है ना। तो मतलब कहने का मतलब इंडियंस किसी न किसी फील्ड में आउटसाइड वर्ल्ड प्रेजेंट है, ठीक है। देखते हैं हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, क्या चीज़ के बारे में बात करेंगे हम लोग, इस चाइना को छोड़े। तो चाइना की बात छोड़ने से पहले उस दिन बताए थे ना कि अलग अलग कंट्री किस तरह चाइना को वो कर रहा है, चाइना के हेजेमोनी को कम दिखा रहा है ना। तो देखते हैं कि रिसेंट क्या डिसीजन यूनाइटेड किंगडम ने लिया है। इसने ये डिसीजन लिया है कि जितने भी 5G से रिलेटेड जो कनेक्शन है हुआई को मना कर दिया, सबसे बड़ी बात है। और जितना भी कनेक्शन हो चुका है, इक्विपमेंट हो चुका है, वो फेज आउट करेगा ये, यानी कि 2027 तक वो सभी फेज आउट कर लेगा, वो निकाल देगा सभी इक्विपमेंट को। एक बार नहीं निकाल सकते हो क्योंकि आप लगा चुके हो। तो वही देखो, पढ़ो, यूके ऑर्डर हुआई इक्विपमेंट टू बी पर्ज कम्प्लीटली, मतलब निकालना, समझे ना, ये इंग्लिश शब्द होता है, पर्ज कम्प्लीटली फ्रॉम ब्रिटेन 5G नेटवर्क बाय द एंड ऑफ 2027। समझे बात को? क्या है, ब्रिटिश टेलीकॉम ऑपरेटर्स आर नाउ बैंड फ्रॉम बाइंग एनी 5G इक्विपमेंट फॉर हुआई। अब कोई भी नहीं खरीदेगा, यही तो बोले 5G वहाँ का बैंड हो गया हुआई वाला, ठीक है ना। बाई ईयर एंड, इसी एंड 7 years टाइम इज गिवन, 7 साल दिया गया है। देखो 27 है, 7 साल में क्या हुआ, जितने भी इक्विपमेंट लिए गए हैं हुआई से 5G नेटवर्क में, टेलीकॉम सेक्टर में, सभी को रिड्यूस करके 0 कर देगा। बोल्ड डिसीजन है यूके का। US imposed sanction on Huawei in May that barred companies around the world from using American-made machinery or software to produce chips from this Chinese cup। क्या बोला कि जो US ने इम्पोज किया था सैंक्शन हुआई पे, बोले ना अभी जस्ट बोले थे ना, ईरान और चाइना क्यों साथ में आ रहा है, जो हम लोग सेकेंड में पढ़ेंगे। तो इसका ये भी कारण है कि US ने बैंड किया था हुआई को। क्यों? क्योंकि हुआई हमेशा से चाहता है कि अपना हेजेमोनी जमाए पूरा वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी में, और US इस चीज़ को कंटेन करे क्योंकि US है अभी तक दबदबा वर्ल्ड में। और ये मगर US का बढ़िया चीज़ क्या है कि वो टेक्नोलॉजी चोरी नहीं करता। US का इंडिजीनियस है, और चाइना पे हमेशा आरोप लगता है स्टीलिंग ऑफ टेक्नोलॉजी चोरी का। तो अब इस कॉन्टेक्स्ट में बात को समझो कि US इम्पोज सैंक्शन, हुआई पे सैंक्शन लगा दिया मई 2020 में, डेट बियर्ड कंपनीज अराउंड द वर्ल्ड फ्रॉम यूजिंग अमेरिकन मेड। यदि अमेरिकन मेड मशीनरी या सॉफ्टवेयर आप लगा रहे हो तो आप हार्डवेयर के लिए या 5G कनेक्शन आप नहीं ले सकते वहाँ से। कहने का मतलब क्या है कि चाइनीज़ फार्म को आप टोटली कंट्रोल कर रहे हैं इस एक्शन से। और US जो लगा दिया, बड़ी बात है, देखो US सैंक्शन लगा दिया तो ईरान का कितना बुरा हाल हुआ, है ना। कोई US से कट के नहीं चल सकता, अभी भी US ही है नंबर 1। ये तो अलग बात है कि बुड़बक बन गया वहाँ का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जिसकी वजह से उसका हेजेमोनी घट गया है। नहीं तो बाबू US हर एक चीज़ US में ही है। जो भी नाम आता है कि जीके में बचपन में पढ़ते थे, जीके में जो भी आंसर US, और कभी कभी तुक्का भी लग जाता था कि US ही है ना। तो सोचो कितना महान कंट्री है US, इतना पावरफुल है हर एक चीज़ में। चाइनीज़ एंटिटीज़ आर डेंजरस एंड नो सेपरेशन बिटवीन फार्म्स एंड गवर्नमेंट। बोला कि जो चाइनीज़ एंटिटीज़ है बहुत डेंजरस है, ठीक है, और फार्म्स और गवर्नमेंट में कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट पूरी तरह से कंट्रोल कर रही है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, बोले थे ऑथोरियन गवर्नमेंट है, पूरा कंट्रोल होता है। तो कैसे देखो, हुआई कंपनी है जिसका एक्सट्रीमली क्लोज रिलेशन है चाइनीज़ अथॉरिटीज़ के साथ, यानी कि उसे जी जिनपिंग के पास कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के साथ, यानी कि पैट्रनेज दे रहा है वो, और इसलिए फूल रहा है 5G कनेक्शन हुआई का। बुद्ध भगवान कैसे बुद्ध भगवान बने? जब तक अशोका इतना पैट्रोनेज नहीं देते तो कैसे बनते? कोई जानवे नहीं करता बुद्ध भगवान को। तो पैट्रोनेज मिलना जरूरी होता है ना महान आदमी बनने के लिए या प्रोग्रेस करने के लिए, तो इसको मिल रहा है पैट्रोनेज।
If Huawei is allowed to provide 5G backbone for country, it increases China's strategic option for future disruption and threats. क्या बोला, यदि चाइना का ही फार्म, चाइनीज फार्म्स ही 5G कनेक्शंस में वर्चस्व दिखाया अपना, तो जाहिर सी बात है चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ना स्ट्रेटेजी। क्यों? क्योंकि डेटा कंट्रोल कर सकता है दूसरे कंट्री का। जब डेटा कंट्रोल करिए तो पूरी तरह से वर्ल्ड को नचा सकता है अपने हिसाब से, ठीक है ना। तो फ्यूचर डिसरप्शन, फ्यूचर में जिस तरह वो मोड़ना चाहे वो मोड़ सकता है अपनी तरफ। ऑल ऑफ अस आर वेल अवेयर चाइना हैज ऑटर डिसरिगार्ड फॉर सभी जानते हो, कभी चाइना ने इंटरनेशनल रूल्स को माना है? तो यही तुम देख लो साउथ चाइना सी का, है ना, इनक्लोज कहाँ माना है? बोला कि हम नहीं मानते हैं ऐसा रीजन को, डायरेक्ट इस तरह स्टेटमेंट दिया गया है, हम नहीं मानते हैं। बहुत बड़ी बात है, वर्ल्ड में आपको रहना है जिसमें इतने बड़े बड़े पावर है और आप ऐसा स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है। देयर इज अ नो सेपरेशन, कोई सेपरेशन नहीं है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स में। ऑल ऑफ देम ऑपरेट एज अ मोनोलिथिक, ये दोनों प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही काम कर रहे हैं, किसके लिए? कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के लिए। वो है कहने का मतलब, पब्लिक PSU कोई नहीं है, प्राइवेट भी कुछ नहीं, सब काम कर रहे हैं उसके। If Huawei gets the lead in 5G, China can virtually dictate global standards in the technology game for the next 100 years। देखो कितना स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। यदि Huawei को पूरा वर्ल्ड में वर्चस्व मिल गया 5G में, जो कि वो चाह रहा है, फटाफट फैलाना चाह रहा है, इंडिया में भी किया, कोविड की वजह से सब बंद कर दिया इसको। यदि ये सक्सेसफुल होता या हो जाता है, ये वर्चुअली पूरा ग्लोबल स्टैंडर्ड फिक्स कर देगा अपने हिसाब से और 100 साल तक राज करेगा टेक्नोलॉजी में। तो सब कंट्री को अब दिमाग खुल रहा है ना, तो सब कंट्री इस चीज़ को बैन कर रहे हैं। 9 डैश लाइन देखो इसमें, पैरासाल आइलैंड और स्पार्टली आइलैंड का बात करते थे ना तुम लोग को हम, आज देख लो यही तुम्हारा 9, देखो गनो तो 9 डैश लाइन है कि नहीं है? गनो तो बाबू यही बोले थे ना, पहले 11 डैश लाइन था, फिर 9 बन गया, देखो तो 9 डैश लाइन है। गनो अच्छे से, है ना? हाँ। द एम ऑफ द चाइना इज टू बिकम ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर थ्रू इट्स प्रोग्राम स्टैंडर्ड्स। इसके जो एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम का नाम ही स्टैंडर्ड्स है। ये चाहता है कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर बनना है 2035 तक, तो उसमें हुआई का बहुत बड़ा रोल होगा, ठीक है। सन चाइना एम्ब्रेस यूए मंत्र फॉर इंडिया, वही बात है, छोड़ दो चाइना को, अवॉइड करो, यूए के पास जाओ, यही इंडिया के लिए बेस्ट है ऑप्शन। तो यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया हैव मच इन कॉमन, बोला कि यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में बहुत सारे कॉमन चीज़ है जो कि एक दूसरे पे काम कर सकते हैं, और यदि काम किए तो बहुत फ़ायदा होगा। क्यों? जैसे कि एग्जांपल है कि बोथ एम टू एनहांस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड देयर ग्लोबल स्टैंडिंग। दोनों ही, यूरोपियन यूनियन मतलब क्या कि 27 कंट्री उसके अंदर, अभी यूके हट गया ब्रेक्जिट से, पूरा हटा नहीं, हट जाएगा, 1 साल लगता है हटने में, ठीक है ना। हम बोले ना कि यूके इतना बड़ा पार्लियामेंट है कि वहाँ का प्राइम मिनिस्टर का भी बिल लाया हुआ ख़त्म खारिज हो सकता है, यूके इतना अच्छा डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ तो बताओ एक सिंपल MP ला दे तो उस पर हो हल्ला हो रहा है, व्हिप जारी हो रहा है। व्हिप बता चुके हैं ना तुम लोग को, पूछना नहीं ना जी, आप समझ गए। मैं यूके कितना डेमोक्रेटिक क्रीडेंशियल को मेंटेन किया है उस कंट्री में कि ब्रेक्जिट जैसा लेके आती है मेरे साथ। उस समय की कौन थी प्राइम मिनिस्टर? थेरेसा मे, उससे पहले डेविड कैमरन, और अभी कौन है? जॉनसन है ना जी, उसको जिसको कोविड हो गया था। तो क्रोनोलॉजी समझो यहाँ पे भी, ठीक है ना। 3 प्राइम मिनिस्टर का नाम बता दिए, और 2 प्राइम मिनिस्टर गिरा है बिकॉज ऑफ ब्रेक्जिट पॉलिसी, सत्ता से बाहर निकल गया। तो प्राइम मिनिस्टर तक सत्ता से बाहर निकल सकता है एक बिल से, ऐसा देश है वो, तभी तो इतना छोटा देश इतना तरक्की करता है, कितना एथिक्स हाई है उसका। तो बोल रहा है कि यूरोपियन यूनियन यानी कि 27, जिसमें तुम्हारा जर्मनी आ जाएंगे, सभी आ जाएंगे, इनफैक्ट समझा ना, ये इटली भी आ जाएंगे उसमें। तो ये सभी इंडिया और ये जो यूरोपियन यूनियन है, दोनों ही स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहते हैं। स्ट्रेटेजी मतलब क्या कि अपना चीज़ सोवेनिटी देखे, बाहर से कोई हमला ना करे, इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करें, है ना, और ग्लोबल स्टैंडिंग अपना फिक्स करना चाहते हैं कि मेरा भी स्टैंडर्ड हो, है ना जी, दोनों ही चाहते हैं। बोथ आर इन फेवर ऑफ डाइवर्सिफाई स्ट्रेटेजिक वैल्यू चेंज, दोनों ही चाहते हैं कि अपने इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करे, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करे, कोई इसमें काम करे, कोई फार्मास्यूटिकल हेल्प करे, दोनों ही चाहते हैं। बोथ स्टैंड विद डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल, दोनों ही डेमोक्रेसी के लिए जाने जाते हैं। चाइना तो बहुत अलग है, क्योंकि चाइना क्या है, एंड आर फेसिंग प्रॉब्लम, और दोनों ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं चाइनीज स्टेट की वजह से, और उसकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी वही प्रीडेटरी पॉलिसी। क्योंकि यदि तुम नेबर को कुछ डिस्टर्ब होगा तो तुमको डिस्टर्ब होगा ही होगा। जैसे मान लो कि बगल में मेरा नेबर है, करेक्ट,
रात को आया, उसको कोई डिस्टर्ब किया और वहाँ पे गाली दे रहा है मदिरा पान करके, वो हमको भी डिस्टर्ब होगा। यानी कि हमारे नेपाल को भी डिस्टर्ब होगा तो हमको भी डिस्टर्ब होगा, कंट्री के हिसाब से समझो। तो यही बोल रहा है तुम्हारा कि इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लेके बात हो, चाहे चाइनीज ट्रेड पॉलिसीज़ का बात हो, दोनों ब्लॉक के लिए, यूरोपियन यूनियन और इंडिया के लिए खतरा है। तो काहे नहीं साथ में आते हैं, वर्क करते हैं। बोथ वांट टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन चाइना, दोनों ही चाहते हैं कि चाइना से डिपेंडेंस घटाए, तभी तो 5G को हटा रहे हैं, तभी तो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पे हम इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा रहे हैं, है ना। फॉर पार्टनरशिप्स नाउ यूरोपियन यूनियन इज द बेस्ट चॉइस। अब पार्टनरशिप के लिए यूरोपियन यूनियन सबसे बेस्ट। टू एरियाज विथ सिनर्जी, दो एरिया है जहाँ पे बहुत अच्छे सिनर्जी कर सकता है यूरोपियन यूनियन से, यानी कि बहुत अच्छा रिलेशन बना सकता है। दो ऐसा एरिया है, इनफैक्ट और भी एरियाज है, इसमें 2 एरिया बताया, मैं 1-2 एरिया एक्स्ट्रा ही बताऊंगा तुम लोग को, पहले समझो। एक है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन, जिसको BTIA भी बोला जाता है। ये जो कि बहुत लंबा 12 साल से पड़ा हुआ है, साइन नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि यूरोपियन यूनियन, समझो इसमें नहीं दिया, समझो बात को, ये पुराना एयरटेल से बता रहा हूँ। क्योंकि यूरोपियन यूनियन ग्लोबल स्टैंडर्ड के लिए जाना जाता है वर्ल्ड में। जैसे इंडिया में कोई भी फ्रूट्स, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूस होता है तो उसमें फाइटोसैनिटरी प्रॉब्लम होता है, बैक्टीरिया से, फंगस से, और इंडिया जानते हो जुगाड़ वाला चीज़ है, दे दो दे दो दे दो। मैं वो लोग स्टैंडर्ड हाई है। अब बिहार और तुम सिक्किम का ही तुलना कर लो ना, या यूपी और तुम कोई नॉर्थ ईस्ट का तुलना कर लो ना, दोनों कल भी बताए थे तुमको तुलना। यहाँ गंदगी में मतलब मैं डिस्कार्ड नहीं कर रहा हूँ, मैं दोनों का ही पार्ट हूँ, ठीक है ना। डिस्कार्ड करना मतलब अपने आप को ही हार्म पहुँचाना हुआ। हम तुमको कल्चर को बोल रहे हैं, कल्चर अलग है इंडिया में, यूरोपियन यूनियन में कल्चर अलग है, स्टैंडर्ड अलग है। तो धड़ल्ले से बेच रहा था, मैं मना कर दिया यूरोपियन यूनियन की, क्या आप तो ठीक से एसएससी नहीं कर रहे हैं, आप ठीक से देख रेख करके भेज ही नहीं रहे फ्रूट्स, अपना बैन कर देते हैं, नहीं आएगा फ्रूट्स, ले जाओ अपना। क्यों? इंडिया क्या है, मूर्ख वाला काम करता है। वो जैसे बिहार से महाराष्ट्र बेच दिया या फिर नेपाल को बेचा, उस तरह वो यूरोपियन यूनियन को भी समझ रहा है। यूरोपियन यूनियन नहीं है, स्टैंडर्ड है, पैसा देगा आपको। दार्जिलिंग टी आप महंगा बेच दीजिए ना, बहुत अच्छे शान से पिएगा, समझ रहे हो ना। तो यही चीज़ है, और इसी की वजह से BTIA बायलैटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, ठीक है, या अग्रीमेंट, ए से अग्रीमेंट, ठीक है, यहाँ पे नहीं है। ये 12 साल से लटका पड़ा है यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में, यानी कि इस पे काम हो सकता है। अब समय आ चुका है, इंडिया भी अपना स्टैंडर्ड को फिक्स कर ले, यूरोपियन, तो दोनों का रिलेशन अच्छा हो सकता है। अब इस कॉन्टेक्स्ट से समझो। अब दूसरा है BTI, बोले ना कि और भी सिनर्जी हो सकता है, तो एक मैंने BTI का बोला है। अब देखो दूसरा क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स नेगोशिएशन 7 साल से पड़ा हुआ है, ठीक है, 7 साल से पड़ा हुआ, अभी तक नहीं हुआ है। और यूरोपियन पार्लियामेंट में असेस द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन ट्रेड बिटवीन 8 बिलियन यूरो एंड इतना अगेंस्ट इंक्रीज फॉर ट्रेड बोथ साइडेड। ये बोला कि यदि दोनों ही ट्रेड बढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा दोनों को गेन होगा ट्रेड में, आंकड़ा याद करने की जरूरत नहीं है, दोनों को फ़ायदा होगा। तो यूरोपियन पार्लियामेंट में भी ये चलता है कि यदि इंडिया के साथ हम ट्रेड करेंगे तो दोनों ही ब्लॉक को बहुत फ़ायदा होने वाला। मैं ब्लॉक बोल रहा हूँ, क्यों? मैं कंट्री नहीं बोल सकता यूरोपियन यूनियन को, क्योंकि ये कम्बिनेशन ऑफ है। मैं इंडिया को भी मैं यहाँ ब्लॉक बोल रहा हूँ, इंडिया भी एक ब्लॉक है, मान के चलो अभी 2 ब्लॉक बोल रहा हूँ, तो एक ब्लॉक मैं यूरोपियन यूनियन को बोल रहा हूँ, एक ब्लॉक किसको बोल रहा हूँ, इंडिया को बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ट्यून को समझना है। तो क्या बोला कि यूरोपियन पार्लियामेंट एसेस द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन इंडियन ट्रेड एट बिटवीन 8 बिलियन यूरो टू 8.5 बिलियन यूरो गेन्स फ्रॉम इंक्रीज ट्रेड फ्रॉम बोथ साइड। दोनों करेंगे तो इतना ज़्यादा बढ़ सकता है ट्रेड। देयर विल बी एडिशनल कोलेटरल गेन्स कॉपरेशन में, इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड में, है ना जी। इन्वायरमेंट के लिए भी आप काम कर सकते हैं दोनों में। एग्जाम्पल देखो, क्लाइमेट चेंज सेकंड में दे दिया गया है कि यूरोपियन यूनियन क्या है, यूरोपियन यूनियन ने अपना एम्बिशियस टारगेट बनाया है। जैसे जल जीवन मिशन तुम्हारा एम्बिशियस प्रोग्राम है, उसी तरह यूरोपियन यूनियन का एक प्रोग्राम है कि वो क्या करेगा कि कंटिनेंट को, अपने यूरोपियन यूनियन का जो यूरोप का जो कंटिनेंट है उसको कार्बन एमिशन न्यूट्रल बनाएगा 2050 तक। यानी कि कार्बन कोई इमिट हो ही नहीं रहा है, इमिट हो रहा है तो बैलेंस हो जा रहा है, वो तो इमिट होगा, बैलेंस्ड हो जाएगा। बहुत तरीके, कार्बन सिंक, करेक्ट, कार्बन सिंक से करेंगे या फिर टेक्नोलॉजी से, कैटलिस्ट वाला तो बताए थे तुमको, टेक्नोलॉजी कैटलिस्ट क्या क्या है, बहुत सारा चीज़ है ना। तो इसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनाया है, इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल स्ट्रेटेजी, देखना वहाँ पे, और इसका नाम है ग्रीन डील। यानी कि ग्रीन डील एक एम्बिशियस प्रोग्राम है जिसके तहत यूरोपियन यूनियन 2050 तक कार्बन न्यूट्रल एमिशन होना चाहता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इंडिया भी वर्ल्ड में
इन्वायरमेंट कंसर्न के लिए जाना जाता है, ये अलग बात है। इन्वायरमेंट इंडेक्स में हम लोग बहुत पिछड़े हैं, ये अलग बात है। वो पॉल्यूशंस के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, इसलिए मोदी जी को चैंपियंस का भी पुरस्कार मिलता है, और इसलिए मोदी जी को श्रेय जाता है पेरिस एग्रीमेंट का भी। याद करो, पेरिस क्या है? यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, पेरिस मतलब फ्रांस। बोथ इंडिया एंड यूरोपियन हैव गॉट अपॉर्चुनिटी इन ट्रांसफॉर्म इनटू कार्बन। तो दोनों के पास चांस है, दोनों ही काम करेंगे तो दोनों टेक्नोलॉजी आदान प्रदान करेंगे, तो दोनों कंट्री का विकास होगा, टेक्नोलॉजी को लेके, उसके इन्वेस्टमेंट को लेके, इकोनॉमिक वायबिलिटी को लेके। समझे बात को? इतना ही नहीं, एक जगह और है जहाँ बात करते हैं ना कि डेटा 21st सेंचुरी डेटा सेंचुरी बात करते हैं, हर समय बात करते हैं। तो यूरोपियन यूनियन क्या है बाबू? इंडिया ऐसा नहीं है कि गूगल आपका खा गया डाटा तो गूगल से जाके हाथ मिला रहे हो, ऐसा नहीं होता है। हालत ख़राब कर देता है यूरोपियन यूनियन सब में, कंट्री में। हैप्टी पेनल्टी जिसको बोलते हैं, ऐसा पेनल्टी कि कभी भी आप लाइफ टाइम में गलती करेगा ही नहीं गूगल। तो उसके लिए उसके पास स्कीम है, वही डेटा बचाने के लिए उसके पास जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन 2016 है, यानी कि रेगुलेशन है, एक पॉलिसीज़ है कि डेटा को किस तरह बचाना चाहिए। और इस डेटा के हिसाब से क्या है कि यदि कोई भी कस्टमर का आप डेटा यूज़ कर रहे हैं तो उससे आपको पूछना है सर आप काम यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ कर सकते हैं? बोला हाँ यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने के बाद ये भी बता देना है कि क्या सर रख सकते हैं कि डिलीट करना है। यूज़ तो कर ले, इसका मतलब आपके पास आ गया। और यदि मिसयूज़ करता है तो हैप्टी पेनल्टी कंपनी के ऊपर। तो इतना बढ़िया नोबल प्रोविजंस है इसमें, जनरल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। ये यूरोपियन यूनियन का स्टैंडर्ड है डेटा को बचाने के लिए। तो इंडिया भी यहीं से प्रेरणा ले रहा है कि डेटा को कैसे बचाया जाए। तो इंडिया भी इस पर काम कर सकता है, जो कि 16वीं बना चुका है। तो देखो आप समझो बात को कि जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन 2016 इज अ रेगुलेशन इन यूरोपियन लॉ ऑन डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी एंड बिकम ग्लोबल स्टैंडर्ड। ये ग्लोबल स्टैंडर्ड बन गया और इंडिया भी इसको इनकलकेट करने का प्रयास कर रहा है। तो यानी कि ये सभी चीज़ पे हम लोग काम कर सकते हैं। बिल्कुल आईटी सेक्टर में काम इंडिया बेस्ट है, बोले ना इंडिया बेस्ट है सॉफ्टवेयर में। इंडियन लोग जाते हैं कि नहीं आते यूरोपियन यूनियन, एज अ टूरिस्ट भी जाते हैं, अब छात्र लोग बहुत जाते हैं, स्टूडेंट लोग हम लोग को पढ़ने के लिए। यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? हाँ अरे बहुत शॉर्टकट में दे दी तुम, यूके में। बहुत शॉर्टकट में ब्लॉक खींच दी तुम हमसे भी चालाक निकली। हाँ पेरिस कहाँ है तो यूरोपियन यूनियन बोल दो है ना। एम्स्टर्डम कहाँ है तो यूरोपियन यूनियन बोल दो, क्योंकि एम्स्टर्डम कहाँ पे है? नीदरलैंड में है, जहाँ प्रिंस वो देखिए क्वीन मूवी देखिए, क्वीन मूवी रंगना कनावत का, रंगना हाँ देखियो ना, जाती है एम्स्टर्डम जाती है, वो नीदरलैंड का पार्ट है, ठीक है, वो फ्रांस नहीं है, नीदरलैंड का पार्ट। देखो उठ के देखो जाके एम्स्टर्डम कहाँ पे, देखो तो जाओ तो फ्रांस के ऊपर देखो तो जाकर जल्दी जाओ देखो फटाफट, फ्रांस के ऊपर देखो तो है नीदरलैंड, ऊपर है, ऊपर देखो बैगनी कलर का है, बैगनी कलर मतलब वो है क्या बोलते हैं पर्पल। फ्रांस के ऊपर देखो ना जी, दिखा है, जर्मनी से इस साइड देखो, हाँ एम्स्टर्डम देखो, हाँ तो वो नीदरलैंड का पार्ट है, समझे, सब यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। मैप ऐसा होना चाहिए बाबू हाथ में, तब तुमको स्ट्रेटेजी समझ में आएगा। देखो तो बात समझे कहाँ कहाँ हम लोग सिनर्जी कर सकते हैं, समझ में आया नीतीश। तो आप बात करते कि अब हो गया, आप यूरोपियन यूनियन को अपनाइए, ठीक है ना। और इंडिया के इनएविटेबल है, इनएविटेबल का मतलब क्या होता है? अनअवॉइडेबल। अब चाह के भी अनदेखा नहीं कर सकते, तुम चाह के भी अनदेखा नहीं कर सकते हो क्लास को, इनएविटेबल हो गया तुम्हारे लिए। क्यों? रस मिल गया ना, लगा दी आदत, लगा दी, इसको बोलते इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल। याद रहेगा यार, ऐसा एग्जाम्पल देंगे तो जरूर याद रखोगे। इट इज़ ए इम्पेरेटिव फ्रॉम जियो पोलिटिकल परस्पेक्टिव। ये इम्पेरेटिव है, इम्पेरेटिव मतलब क्या होता है? इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण। इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है ना, ठीक है। अब जाओ आप छोड़ो, आप फिर नहीं तो फिर इंग्लिश बताना शुरू कर देंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस बताया जाता है, होता है कि नहीं होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस सब वहाँ पे नहीं जाना है, मगर आगे इसलिए खींचे हैं बहुत। इसका मतलब इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जियो पोलिटिकल रीजन से, वही स्ट्रेटेजिक रीजन से। कैसे? देखो, इंडिया फाइंड्स इटसेल्फ फेसिंग इंक्रीजिंग रेजिस्टिव पावरफुल राइवल्स मिले। चाइना को क्लेम कर रहा है, कौन है?
इंडो पैसिफिक रीजन इज इंक्रीजिंग द फोकस ऑफ अटेंशन। देख रहे हो इंडो पैसिफिक, देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए वो आ गया ना पुराना एडिटोरियल में, क्या ऑस्ट्रेलिया आ गया था मलावर एक्सरसाइज में। स्ट्रॉन्गर कॉपरेशन जरूरी है ना लाइक माइंडेड लोगों के साथ, स्पेशली डेमोक्रेटिक पावर के साथ, ताकि कैन सपोर्ट द एफर्ट स्पेशली टुवर्ड्स असर्टिव कंपिटिटर्स लाइक चाइना, जो दबोचना चाहता है, कुचलना चाहता है दूसरे कंट्री को अपने पावर के बल पे, उसको भी कुचलने की आवश्यकता है। लाइक माइंडेड कंट्री के साथ मिल जाओ। अब इंडिया मस्ट लर्न हाउ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट फ्रॉम द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप समझ रहे हो, यानी कि साइबर सिक्योरिटी भी हो रहा है, टेररिज्म का ही बात हो रहा है, इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड भी है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, खाली पार्टनरशिप नहीं है, स्ट्रेटेजिक भी है। और यही हम पिछले महीना जून में हम किए थे ऑस्ट्रेलिया के साथ, जो एयरटेल पुराना एयरटेल बताएं आज ही लिंक करो सबसे, समझ में आ रहा है ना, तो बताते हैं। इसलिए इंडिया को क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक फ़ायदा उठाना चाहिए। जैसे तुमको हमसे अधिक से अधिक फ़ायदा उठाना चाहिए, बेनिफिट उठाना चाहिए, उसी तरह इंडिया को अधिक से अधिक बेनिफिट उठाना चाहिए अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विथ यूरोपियन यूनियन। क्यों? क्योंकि ग्लोबल स्टैंडर्ड है, बहुत ज़्यादा आगे है, बहुत आगे है। दूसरा देखो, यूरोपियन यूनियन इज अ चैंपियन ऑफ रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। बोले ना अभी जस्ट हम तुमको ब्रेक्सिट का एग्जांपल दिया है, तो चैंपियन तो है ही, है ना, कि जहाँ पे एक बिल के लिए इतना बड़ा वो बात हो जाता है, तो चैंपियन है। अनलाइक योर चाइना, चाइना को तो कुछ मतलब ही नहीं है। द वैल्यू ऑफ टाइंग अप विद यूरोपियन यूनियन रीचेस फॉर बियॉन्ड इट्स इकोनॉमिक क्लाउड। केवल इकोनॉमिक तक ही नहीं है, इकोनॉमिक से भी ऊपर है, ठीक है। जैसे हम तुमको पढ़ा रहे लेट से, मेरा इकोनॉमिक तक ही पर्पस नहीं है, उससे कई गुना ऊपर भी इसका पर्पस है। क्यों? एजुकेशन में रिफॉर्म्स लाना है। ऑन द सिमिलर है, देखो सब चीज़ को मैं लिंक कर रहा हूँ क्लास से, तो इसलिए इकोनॉमिक क्लाउड तक खाली नहीं है, ये उससे भी ऊपर, उससे ऊपर क्या है बाबू? उससे ऊपर है आपका सिक्योरिटी, उससे आपको है कि असर्ट करना, चाइना को वो करना, स्टैंडर्ड डेटा प्राइवेसी, यही तो है बियॉन्ड। समझे? तो देखो यूरोपियन यूनियन चैंपियंस द रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, हर समय बोलता है कि रूल बेस्ड होना चाहिए, इंटरनेशनल अनक्लोज लगना चाहिए। जब चाइना ने ऐसा दिया था 2016 में वक्तव्य, स्टेटमेंट, तो बहुत खुन्नस हुआ था ये लोग। ये लोग अपने अपने बिजी थे, और ये लोग को पता है कि चाइना बहुत आगे बढ़ गया, क्या बोलेंगे इसको, क्योंकि हम भी बहुत डिपेंडेंट हैं, बहुत आगे बढ़ गया ना। हिस्ट्री में बताएंगे ना तुमको, वर्ल्ड हिस्ट्री में मज़ा आएगा। विच इज़ बीइंग इंक्रीजिंग चैलेंज बाय द वर्ल्ड। क्या हुआ? यूरोपियन यूनियन त्राहिमाम हो रहा है डे टू डे। क्यों? एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी ऑफ चाइना, वही प्रेडेटरी एक्सपांड कर रहा है, दूसरे कंट्री का हथियार रहा है, स्ट्रिंग ऑफ पॉल्स कर रहा है। इंडो पैसिफिक तो खा ही गया, साउथ चाइना तो खा ही गया। कल के दिन में बोलेगा कि हम इंडो पैसिफिक में किसी का बात नहीं मानते हैं, जाओ भागो यहाँ से, तो क्या करोगे? तब तो पूरा ट्रेड घेर लेगा, ये पूरा अपने हाथ में रख लेगा, तो टाइट फिश हो जाएगा ये सभी का। यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया मस्ट जॉइन फोर्सेस टू प्रमोट सस्टेनेबल रिफॉर्म ऑफ मल्टीलैटरल। इसीलिए जरूरी है कि जो पूरा ट्रेड को चलाता है दुनिया में, WTO बोले थे ना, WTO में क्या रिफॉर्म की आवश्यकता है? यही रिफॉर्म की आवश्यकता है। ये सभी चीज़ को भी देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, ताकि और भी, क्यों WTO को धता बता दिया यूएस ने। यूएस तो जानते हो पगला गया है, वो ट्रम्प इतना पगला गया है कि बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन को खराब बोल के चल देता है। तो जब उसको यदि गलत बता देता है, उसको यदि डाउन कर देता है, तो इसका मतलब चाइना को और आप मौका दे रहे हैं आगे बढ़ने का। तो ज़रूरी है इंडिया और यूरोपियन जैसे वाले लाइक माइंडेड कंट्रीज़ को कि जो इंटरनेशनल मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि WTO हो गया या WHO हो गया, उसको रिफॉर्म्स होने चाहिए उसके अंदर। स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप वुड हेल्प बोथ यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया बिकम ग्लोबल डिसीजन। और इस तरह का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो स्ट्रॉन्ग होगा या आने वाले समय में होगा, जो सिनर्जी हम करेंगे, प्राप्त करेंगे, तो ग्लोबल डिसीजन मेकर्स बनेगा इंडिया भी। इंडिया का भी वॉइस सुना जाएगा। अभी वॉइस सुना जाता है इंडिया का भी। इंडिया को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है 21वीं सदी में, जान लो। खूबसूरती है कि इंडिया क्या है, खूबसूरती इंडियन ओशन रीजन, स्ट्रेटेजिक रीजन। एक बात बोले हम तुमको, यदि इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं रहता और टोटालियन रहता ना, तो यूएस को ये चुनौती देता, चाइना से बहुत आगे निकल जाता है इंडिया, बहुत आगे। मगर प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, चाइना का मोनोपोली उसको बहुत आगे, ठीक है ना। मोनोपोली, बिल्कुल मोनोपोली बड़ा है।
हम इंडिया के लिए नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इंडिया ये डेमोक्रेसी लाने में कुर्बानी पे कुर्बानी गया है। डाइवर्सिटी बहुत, ठीक है, डाइवर्सिटी बहुत है, Yes. बिल्कुल सही बोला। और एक तराजू में सबको नहीं तौल सकते हो, है ना? नहीं तो तराजू क्या होगा, कोमल टूट जाएगा, क्योंकि अंधा है कानून। मासी जी जो लगाए हैं अंधा है कानून, क्या है उसका मतलब? जो नो दिस थिंग। पता, बॉलीवुड में पुराना मूवी बनता था, अमिताभ बच्चन का मूवी बनता था, उसमें अंधा कानून बोलता था, है कि नहीं है? तराजू भी दिखा था। तराजू भी दिखाता था। Yes. और इंटरप्रिटेशन क्या है कि कानून अंधा होता है, यानी कि तुम जुडिशरी को तो बेकार बोल रहे हो। Yes, डायरेक्ट बोलता था। वो उसका मतलब क्या है कि किसी को भी न्याय देने के लिए देखता नहीं है, सब बराबर है, इसका मतलब ये है। कोई नेपोटिज्म नहीं है, कोई करप्शन नहीं, इसका मतलब ये हुआ। मैं इंटरप्रिटेशन देख रहे हो। मैं उसके बाद भी बॉलीवुड को उसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत नहीं लिया है जुडिशरी ने। Yes, नहीं, कुछ नहीं बोला। Yes, इसका मतलब जुडिशरी भी कितना सहता yes. है कि नहीं? जुडिशरी को हर समय दामिनी वाला तारीख पे तारीख करके जुडिशरी को कितना हम धता बता दिए है। हाँ, सर। तो फिर कहाँ तुम्हारा जुडिशरी दामिनी को धता बता रहा है रियलिटी अभी में? तो प्रशांत भूषण जी का है। पसंद वही, मैं इसीलिए लिंक कर रहा हूँ। कल मैंने क्लास लिया था, तो वहाँ से मैं जोड़ रहा हूँ उस चीज़ को। समझ गए? कि कहने का मतलब क्या है, जुडिशरी सह रहा है, क्योंकि जुडिशरी बोलता है कि फंडामेंटल राइट्स अपना एक्सरसाइज करिए, और यही चीज़ मिसिंग होता। टोटलियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता, इंडिया विकास तो कर लेता, अपने हेजेमोनी को वापस कर लेता, पहले वाला जो हम मगध वाला जो थे Yes, वही होता। वापस तो कर लेते। मगर लोग का यहाँ वॉइस नहीं सुना जाता। हम हकीकत बात ये है कि अभी भी वॉइस तो नहीं सुना जा रहा है। ये भी तो दुख की बात है। Yes. तो इसको बोलते हैं फंक्शनल एरर। फंक्शनल एरर मतलब बनाए थे हम अच्छे के लिए, मगर प्रैक्टिकल में एरर आना ही है। एनीवे, समझ गए? तो ये हम लोग समझें कि पर्सपेक्टिव क्या हुआ है। अब हम बात करेंगे क्यों ईरान भारत की झोली से क्यों निकलता चला जा रहा है। समझे? तो बोले ना, इसमें बहुत कुछ सीखने को है बाबू तुम लोग के लिए। हिंदू में आया था 15 जुलाई को आया था, इंडिया इन इट्स नेबरहुड रिलेशन। 17 के 18 कोमल 17 फ़ायदा होता है उसका, सिलेबस का बहुत फ़ायदा होता है। और ये 1 साल में तुमको बैठ जाएगा मन में। एक दिन में रटाएंगे तो नहीं होगा, 1 साल में बैठेगा तो वो तगड़ा जीवन भर रहेगा तुम्हारा। ये तरीका है साइकोलॉजी पे जाके इम्पैक्ट करने का, समझे ना? और ये यहीं पे एक्सपेरिमेंट किया गया है, वहाँ पे नहीं, टाइम नहीं है वहाँ पर। कंट्रोवर्सी ओवर चबहार जहाजन रेल प्रोजेक्ट, यही है बाबू, चबहार पोर्ट। अब हम तुमको थोड़ा सा इसका हिस्ट्री बता देते हैं, है ना? हिस्ट्री सुन लो, इसका हिस्ट्री सुन लो तुम लोग, ठीक है? देखो क्या हुआ कि 2016 में, ठीक है ना? अब इसमें देखना कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव चाइना का, जान रहे हो? चाइना को ग्लोरी अपना वापस करना है। सिल्क रूट वाला जो याद करो, सिल्क रूट का उसका बहुत बड़ा ग्लोरी था, सिल्क रूट जाता था वहाँ से। और वो सिल्क रूट इंडिया से भी जुड़ा हुआ था। जब हर्षवर्धना के बारे में बताएंगे तुम लोग को, एंशिएंट इंडिया के बारे में, कनौज के बारे में, कनौज सुनते हो? हर्षवर्धना के टाइम में कनौज पावर था, उत्तर प्रदेश का जगह है कनौज, ठीक है? वो मैं पूरा हिस्ट्री खींच दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? पूरा हिस्ट्री खींच दे रहा हूँ, अभी का जेनेसिस पे लेके आ रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा समय देते हुए, तो इससे तुम्हारा एंशिएंट हिस्ट्री भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? तो देखो क्या है कि हर्षवर्धना के टाइम में, ठीक है ना, मैं कल भी मैं इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा था, मेडिवल इंडिया के लिए। सुनो, मैं अलग से ही पढ़ता हूँ ना, कुछ चीज़ पढ़ना चाहिए ना हमको मज़ा आने के लिए, तो देखो कल से मैं आज रिलेट करता हूँ। क्या हर्षवर्धना का टाइम है 500 AD के आसपास, 500-600 AD के बाद, जब गुप्ता खत्म हो, गुप्ता 550 के AD के बाद खत्म हो जाता है, 550 AD तक गुप्ता पीरियड चलता है। गुप्ता पीरियड हम लोग गोल्डन पीरियड कहते हैं। मैं इस पे हिस्ट्री ऑप्शन में डिबेट भी है, ठीक है? वो वहाँ डिबेट नहीं जाना है तुम लोग को। 550 के बाद कालखंड शुरू होता है, थोड़ा समय के बाद हर्षवर्धना कहा जाता है कि बहुत ही बड़ा रूलर था, इतना बड़ा रूलर कि ये अशोका को भी मात दे सकता था, चंद्रगुप्ता मौर्य को भी दे सकता था। मैं बेचारा ये बहुत प्रॉब्लम फेस किया उस समय। हिस्ट्री में हर्षवर्धना का नाम है, ठीक है? इसको हर्षा शॉर्टकट में हर्षा ही बोला जाता है, ठीक है ना? तो हर्षवर्धना हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा चैप्टर भी है, अपना जगह स्थान करता है। क्यों? क्योंकि इतना चैलेंजेस था उसको अपने किंगडम में, मगर सब चैलेंजेस को ख़त्म करते हुए इसने अपना एक गैंजेटिक बेल्ट पे अपना सिक्का जमाया था।
और वो गैंजेटिक बेल्ट जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पूरी तरह से वो है, और सिल्क रूट का वहीं से है, समझे ना, ये खींचने का सिल्क रूट वहीं से है, हर्षवर्धन का टाइम से ही है, ठीक है, एंशिएंट इंडिया से ही है। और वो सिल्क रूट तुम्हारा चाइना से भी पास हो रहा है, साथ साथ तुम्हारे इंडिया के गैंजेटिक प्लेन से भी जा रहा है सिल्क रूट। और गजब बात है, वो तुम्हारा बिहार भी है, पाटलिपुत्र, वो जाते हुए इलाहाबाद जाते हुए कनौज जाते हुए फिर उधर जाकर मर्ज कर जाता था, और उधर जाके दूसरे कंट्री से मैच हो जाता था, वेस्ट एशिया से, मतलब अरेबियन पेनिनसुला सबसे। समझे बात को? ये है तुम्हारा हिस्ट्री। अब मैं थोड़ा सा और भी खींच देता हूँ साउथ इंडिया का यहाँ से। उस समय कोमल, उस समय किस समय, तो 750 और 800 एडी के बाद, 800 एडी, तो ये तो वर्चस्व है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो कनौज को जीत गया वो इंडिया को जीत गया, जैसे बोलते हैं ना, जो यूपी को जीत गया इंडिया को जीत गया, है ना। मोदी जी जाते हैं वहाँ से बनते हैं, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस समझो। तो जो कनौज को जीत गया वो पूरा गैंजेटिक प्लेन को जीत गया, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पावर का फाइट होगा, 3 पावर का फाइट। नीचे राष्ट्रकूटास, वही राष्ट्रकूटास जो कि तुम्हारा महाराष्ट्र में इनक्लेव्स वगैरह बनाए थे, वो बनाए थे केव्स वगैरह, याद है, राष्ट्रकूटास पैट्रोनेज दिए थे, लिखा तुम लोगों को लिखाए भी थे। तो राष्ट्रकूटा क्या है तुम्हारे, ये नीचे का बाबू, साउथ का रीजन्स में, ये वाला रीजन्स में, ये वाला रीजन, ये रीजन राष्ट्रकूटास। बाद में इसका समीकरण चेंज हुआ, ये मैं 750 एडी के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ राष्ट्रकूटास है, यहाँ प्रत्याराज है, और यहाँ पे पालाज है, समझे? कौन है यहाँ पे? पालाज है, यहाँ राष्ट्रकूटास है, यहाँ पे प्रतिहाराज है। तीनों के बीच में बैटल हो रहा है, हम जीतेंगे तो हम जीतेंगे कनौज को। क्यों? सिल्क रोड है, पावर सीट है। तो इसका हिस्ट्री देख रहे हो, बवाल हिस्ट्री है इसका, इसका एंशिएंट हिस्ट्री बवाल है, इतना मजाक मस्ती नहीं है बेल्ट रोड इनिशिएटिव। मगर चाइना ने क्या किया इसको, चाइना ने इसको अपने कंट्री के लिए खींच दिया। इंडिया भी होना चाहिए था, इंडिया को भी इनवाइट किया, मैं इंडिया मना कर दिया। क्यों इंडिया मना कर दिया? तो देखो अब फिर मैं अब जाता हूँ, अब प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में लौट रहा हूँ। इंडिया ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि इंडिया ये क्या बोलता है कि ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर इंडिया का अपना पार्ट है ना। मैं ये जो गिलगिट देख रहे हो, ये देखो यहाँ पे देखो बल्तिस्तान, गिलगिट दिख रहा है तुम लोग को, आओ इधर देखो, दिख रहा है गिलगिट। ये गिलगिट से तुम्हारा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पास होता है, जो कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव का एक अंग है, ठीक है। जब यहाँ से पास होता है और हम उस सिल्क रूट से हम अपने आप को अटैच कर लेते, यानी कि हम सॉवरेनिटी को धता बता दिए, अपने सॉवरेनिटी को काहे हम ज्वाइन करेंगे, क्योंकि मेरे एरिया से पास हो रहा है, इसलिए बेल्ट रोड इनिशिएटिव में इंडिया का कोई इच्छा नहीं है। और यही CPC $46 बिलियन का बना था प्रोजेक्ट शुरू में, बाद में डॉलर बढ़ा है, समझे। तो अब इससे क्या हुआ, अब इसे समझो, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस समझो इससे, कि गिलगिट बल्तिस्तान से पास होते हुए तुम्हारा पाकिस्तान का यहाँ ग्वादर पोर्ट, ठीक है, देखो ग्वादर लिखा है कि नहीं लिखा है, ये ग्वादर पोर्ट बन गया। इंडिया घबराहट हुआ, इंडिया बोला बाप रे हमने टोटा ले लिया, जिबौती में बना लिया, केपी पोर्ट बना लिया, चिटगांग को भी बोल रहा है डेवलप करेगा, हमको तो घेर लेगा। अब क्या करे, खुजली होने लगा सर पे, बोला ईरान है ना, ईरान से बात करते हैं। ईरान से बात किया, बोले गुरुजी एक काम करिए, हमको चबहार दीजिए, हम डेवलप करेंगे। बोला ठीक है ले जाओ। तो यहाँ पे ठीक चबहार पोर्ट यहाँ पे डेवलप्ड हुआ, इसको काउंटर करने के लिए, समझे। अभी ईरान लॉस हो रहा है, ईरान क्या अभी झोली से निकल रहा है, क्यों? चबहार पोर्ट इंडिया अपने जुगाड़ हिसाब से कर रहा है, कोई ढंग से नहीं कर रहा है, बहुत स्लो कर रहा है, यही एसेंस यही है। तो समझे कितना स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है कोई भी जगह का, बात समझ में आ रहा है। अब देखो, अब तुमको समझ में आ जाएगा चबहार पोर्ट। तो ये जो है ना चबहार जाहिद रेल प्रोजेक्ट, अब समझो देखो इतना ही नहीं, केवल बोले ना एग्रीकल्चर में खाली एग्रीकल्चर फार्म प्रोडक्टिविटी होने से नहीं होता, फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन, लॉजिस्टिक कॉस्ट याद करो। अब देखो जो चबहार पोर्ट बनेगा उसके लिए एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए, उस चीज़ को करने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए, तो उसके लिए रेल प्रोजेक्ट बनेगा। वही रेल प्रोजेक्ट क्या लिखा गया है, चबहार जहादन रेल प्रोजेक्ट, समझे। और उसमें देखो दिया है ना। अब ये क्यों, तुम सोचो कि क्यों बनाना है, रेलवे ट्रैक क्यों बनाना है, ये इसलिए बनाना है कि अफगानिस्तान तक जाना है हमको। देखो पाकिस्तान से हम नहीं जा सकते हैं अफगानिस्तान की ओर, है ना, वो पूरा घिरा हुआ है, जा ही नहीं सकते हम अफगानिस्तान, तो हम ईरान से ही जा सकते हैं केवल। तो चबहार बना दिए, चबहार के थ्रू हम वहाँ पे क्या
हाईवे प्रोजेक्ट बना दिए, रेलवे प्रोजेक्ट, और रेलवे प्रोजेक्ट से हम अफगानिस्तान घुस गए। अब अफगानिस्तान घुस गए तो क्या फ़ायदा, सेंट्रल एशिया घुस गए, सेंट्रल एशिया घुस गए तो क्या फ़ायदा है, रिजर्व है वहाँ पे क्रूड का, रिसोर्सेज का, मेरा बिजनेस होगा। समझ में आ रहा है सभी चीज़। इसके लिए अलग अलग अग्रीमेंट कराए, यदि ईरान ब्लॉक हो जाए तो सब मुईलाल का हसीन सपना वाला हाल हो जाएगा, और यही हो गया, यही हो गया। तो समझो इस बात को कैसे हो गया। कंट्रोवर्सी ओवर चबहार जहादन रेल प्रोजेक्ट, इंडिया ड्रॉप्ड, ईरान ड्रॉप्ड इंडिया, कर दिया ड्रॉप। देखो बहुत दुख की बात है, देखो ईरान हैज़ ड्रॉप्ड इंडिया फ्रॉम द रेल प्रोजेक्ट बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ इंडियन इंगेजमेंट। देखो अब ये तुमको समझना होगा, चबहार पोर्ट तो झूठो मूठो का डेवलप कर लिए, कोई ग्लोबल स्टैंडर्ड पर नहीं किया। जानते हो इंडिया कितना एक्सपर्ट है ना, चाइनीज़ के मुकाबले तो कहीं सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे टेक्नोलॉजी में, ठीक है ना। चबहार बना दिए, झूठपुटिया बना दिए वहाँ पे, अब उसको बनाना कोई कंपेयर दूर दूर का कंपेरिजन नहीं है। 2G तो 3G ठीक से आता नहीं है, तुम 5G का सपना देख रहे हो, तो तुम सिंपल एक ही एग्जाम्पल के थ्रू तुम्हारा कट जाएगा। अभी मैं बताऊँगा, बिल्कुल जान में किया है यार, अभी समझो ना थोड़ा, यहाँ पे आने के लिए तुम समझो, क्ल्यू समझो ना कि यह हो क्या रहा है। मैं जो चबहार पोर्ट तो डेवलप कर लिया अपने हिसाब से, मैं जो रेल प्रोजेक्ट बनना चाहिए था अफगानिस्तान और जाने के लिए, इसी को बोलते हैं ट्राईलैटरल हाईवे सिस्टम, जो तुम लोग से बोले उस समय पहला इंट्रोडक्टरी क्लास में, यही है कि इंडिया के थ्रू ईरान अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया, ट्राईलैटरल 3। सेंट्रल एशिया में बहुत सारे 5 गो स्टेट है तुम्हारा, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, है ना, बहुत सारा तान है ना। अब बात को समझो, तो बहुत डिले हो गया, क्यों, क्योंकि इंडियन जो एक्सपर्ट है वहाँ पे प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, वो इंगेज ही नहीं है, ऐसे बैठ गया, नल्ला पड़ा हुआ है, नहीं बैठा। मगर इंडिया का भी मजबूरी है, क्यों, कैट्सा लॉ यूएस का याद है, उसमें क्या बोला गया है कि आप इंगेज नहीं हो सकते, और कैट्सा ही नहीं है, सब कंट्री को मना कर दिया गया यूएस के द्वारा कि सैंक्शन लगा दिए, कोई इंगेज नहीं हो सकता यहाँ पे। और इंडिया तो अप्रोच यूएस है, तो डर से इंडिया वहाँ प्रोजेक्ट नहीं बना रहा है। और ये घुसा गया कि काहे इंडिया किसी